बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको फिज़िक्स आसान चैनल के फोरम पर खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियसली हमने पार्ट 1 के न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ का आगाज़ किया था, तो उसके साथ ही सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की भी रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई कि पार्ट 2 के न्यूमेरिकल्स का भी सोल्यूशन पेश किया जाए। तो उस सिलसिले में आज हम चैप्टर 12 यानी कि सेकेंड ईयर का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके न्यूमेरिकल्स का आगाज़ कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए अपने साथ टेक्स्ट बुक, बॉल पॉइंट, नोटबुक और कैलकुलेटर साथ रखें, ताकि जो जो हम कैलकुलेशन करते जाएं आप कैलकुलेटर से उसको साथ साथ कंफर्म करते जाएं। तो बढ़ते हैं जी पहले न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपके सामने है, इसका डाटा मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि वक्त की भी बचत हो सके। मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो मैसेज हैं जिनका मैस आपस में बराबर है 10 ग्राम, और उनके ऊपर जो चार्ज है वो भी आपस में बराबर है, दैट्स मीन 20 माइक्रोकूलम। तो हमने क्या करना है कि इन यूनिट्स को एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेना है। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया और माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर लिया, और वो दोनों एक दूसरे से 0.1 मीटर के फासले पर हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है और इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट की वैल्यू का हमें पता है। हमें कहा यह गया है कि आप इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को आपस में कंपेयर करें, इनकी मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करें। तो स्टेप 1 के तौर पर पहले हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड्स डिटरमाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फार्मूला है वो आप मालूम है, कोलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। चूंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं लिहाजा ये रिपल्सिव फोर्स होगी। बहरहाल हमें सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड से कंसर्न है। हम इस एक्सप्रेशन में उनकी वैल्यूज पुट करते हैं, के की वैल्यू पुट की, Q1 की वैल्यू पुट की और आर की वैल्यू पुट करके जब इनको सिंप्लीफाई किया जाएगा 9 इंटू 20 इंटू 20 ये 3600 आ गया। 10⁻9 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 ये पावर्स आपस में एडअप हो जाएंगी। 0.1 का जो स्केयर है 0.01 और ये सिंप्लीफाई होकर आ जाता है 360 न्यूटन। आप कैलकुलेटर से इसको कंफर्म कर सकते हैं। अब हम ग्रेविटेशन फोर्स की तरफ आते हैं। ये न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ जो है Fg = G m1 m2 ओवर r स्केयर, ये दोनों जो है इनवर्स स्केयर लॉज हैं। इनमें वैल्यूज पुट की तो 0.1 का स्केयर हमने ये देखा, यहाँ पर क्या रहा है 0.01, लिहाजा ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 6.73 इंटू 10⁻11 -2। फिर इसको सिंप्लीफाई करने से जो ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू आ रही है वो 6.73 इंटू 10⁻13 न्यूटन। अब जी स्टूडेंट, समझने वाली बात यह है कि स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि आप इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स को आपस में कंपेयर करें। कंपेयर करने से मुराद ये होती है कि कौन सी चीज किसी दूसरी चीज से कितना बड़ी है। मिसाल के तौर पर अगर हमें कहा जाए कि आप 10 और 2 को कंपेयर करें, तो कंपेयर करने का तरीका यह है कि हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। फिर जो आंसर आ जाएगा तो उससे ये मुराद है कि बटे के ऊपर वाली चीज बटे से नीचे वाली चीज से इतने गुना बड़ी है। यानी हम कह सकते हैं कि जो 10 है वो 2 से 5 टाइम्स ग्रेटर है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों फोर्सेस को आपस में डिवाइड कर देंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या वैल्यू आई है 360 डिवाइडेड बाय 6.73 इंटू 10⁻⁻13 न्यूटन। जब दो एक जैसी क्वांटिटीज के रेशो ली जाए तो जो यूनिट है वो कट कर डिसअपीयर हो जाता है। जो रेशो होती है वो फिर डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो इसका आंसर आ रहा है 5.4। आप इसको कैलकुलेट करके दे सकते हैं 5.4 इंटू 10⁻14 Fe/Fg। जी आप इससे क्या समझे, इससे आपको ये नतीजा खस कर लेना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स से इतने गुना ज्यादा है। आप इसको अगर विजुअलाइज करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 5-4। अगर हम इन जीरोस को लिखें तो इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से इतने गुना ज्यादा है। जी अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल 12.2 की तरफ। न्यूमेरिकल 12.2 की जो स्टेटमेंट है वो यही है कि डिटरमिन द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। इस चार्ज Q जिसकी मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकूलम है और ये चार्ज है Q1 1 माइक्रोकूलम इसकी मैग्नीट्यूड है, और ये नेगेटिव चार्ज है Q2 इसकी मैग्नीट्यूड है -1 माइक्रोकूलम। तो कहा यह गया है कि Q1 और Q2 की वजह से
नेट फोर्स जो चार्ज Q पर एक्ट कर रही है वेक्टोरियली उसको डिटरमिन करें। आप स्टेटमेंट में देख सकते हैं। इस डायग्राम को समझ लेते हैं। Q1 और Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। इसी तरह से Q2 और Q के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर है। इस डिस्टेंस को हम R1 कह लेते हैं और Q2 से इसके फासले को हम R2 कह लेते हैं। ये जो परपेंडिकुलर है इसका बाइसेक्टर, ये डिस्टेंस 0.8 मीटर है, ये डिस्टेंस 0.6 मीटर है और ये भी जो डिस्टेंस है ये 0.6 मीटर दिया गया है। लेकिन ये जो डायग्राम है ये पार्ट हमने खुद ड्रॉ किया है। चूंकि ये भी चार्ज पॉजिटिव है और ये भी चार्ज पॉजिटिव है, लिहाजा ये इसको रिपेल करेगा। लिहाजा F1 की जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द Q1 होगी और इसके बरक्स Q2 चार्ज जो है वो नेगेटिव है, लिहाजा ये इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लिहाजा F2 की जो डायरेक्शन है वो Q2 की तरफ है। इस बात को आपने याद रखना है। ये एंगल थीटा है। ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये लाइन थीटा बना रही है, तो इसी तरह से इस हॉरिजॉन्टल के साथ सेम लाइन वही एंगल ये भी थीटा बनाएगी। और ये थीटा इसके बराबर कैसे आएगा? दो पैरेलल लाइंस को जब एक स्ट्रेट लाइन कट करे तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। लिहाजा अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा कहलाएगा, लिहाजा ये एंगल भी थीटा होगा। अब हम इनको इनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। F1 के जो कंपोनेंट्स हैं वो है F1x x कंपोनेंट और y कंपोनेंट F1y। सिमिलरली फोर्स F2 के जो कंपोनेंट्स हैं F2x कंपोनेंट और F2y कंपोनेंट। और ये हमें मालूम है कि F1x जो है वो F1 cos थीटा, F2x जो है F2 cos थीटा, सिमिलरली F1y जो है वो F1 sin थीटा और F2y जो है वो F2 sin थीटा के बराबर होता है। जी आप देख सकते हैं कि इन तमाम कंपोनेंट्स को सॉल्व करने के लिए हमें F1 की मैग्नीट्यूड, F2 की मैग्नीट्यूड और थीटा की वैल्यू का पता होना चाहिए। लिहाजा अब हम न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इसमें डिटरमिन हमने क्या करना है? फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1 एंड Q2 वेक्टोरियली। तो हम पहले स्टेप के तौर पर F1 की मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं। F1 इज इक्वल टू K Q1 Q ओवर R1 स्क्वायर। ये Q1 और ये चार्ज, इनमें वैल्यूज पुट करने से इसका आंसर आ रहा है 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इसको आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। सिमिलरली जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है Q2, उसकी मैग्नीट्यूड भी यही आएगी। यहां पर हम चार्ज Q2 की वैल्यू नेगेटिव पुट नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव की वजह से F2 की जो डायरेक्शन है वो ये आ चुकी है। अगर ये पॉजिटिव होता तो जो फिगर है वो इस तरह से होनी थी, F2 की डायरेक्शन इस तरफ आनी थी। अब हम स्टेप 3 के तौर पर हम थीटा की वैल्यू को डिटरमिन करते हैं। तो ये ट्राइंगल हमारे पास मौजूद है। आप इस ट्राइंगल की तमाम साइड्स को देख सकते हैं कि तमाम साइड्स मालूम हैं, 1, 0.8 और 0.6। लिहाजा किसी भी रेशो से एंगल की वैल्यू डिटरमिन की जा सकती है, साइन से, कॉस से, टेन से। तो हम यहां पर रेशो यूज करते हैं टेंजेंट थीटा। एज टेंजेंट थीटा is equal to 0.8 over 0.6 is equal to 8 over 6 is equal to 4 over 3। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 4 over 3। इसका आप टेंजेंट इनवर्स लें तो ये एंगल आ रहा है 53 डिग्री। अब जी हमने स्टेप 4 के तौर पर हमने तमाम कंपोनेंट्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज मालूम करनी है। दैट्स मीन F1x 36 इंटू 10⁻³ इंटू cos ऑफ 53। इसको जब सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आंसर आ रहा है 0.0216। सिमिलरली F1y जो है वो किसके बराबर आएगा? वो आ जाएगा F1 साइन ऑफ थीटा। उसकी वैल्यू भी यही आएगी 36 इंटू 10⁻³ इंटू साइन ऑफ 53। और इसका आंसर जो है वो आ रहा है 0.028। सिमिलरली अब हम वेक्टर F2 के जो कंपोनेंट्स हैं F2x और F2y, उसकी वैल्यूज भी लिख लेते हैं। F2 cos ऑफ थीटा, F2 की यही वैल्यू है।
और cos ऑफ 53 की भी यही वैल्यू है, लिहाजा इसकी भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आ रही है 0.0216 न्यूटन। सिमिलरली F2y की जो वैल्यू है, तो F2 की भी यही वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू, और साइन थीटा की भी यही वैल्यू है, लिहाजा उसका आंसर भी सेम आ जाएगा 0.028 न्यूटन। जी, अब हमारे पास इन तमाम की मैग्नीट्यूड आ गई और हमने फोर्स मालूम करनी है, और फोर्स की डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन आपको इस डायग्राम से क्लियर है, लिहाजा हम वेक्टर सम मालूम करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस भी, और वेक्टर सम मालूम करेंगे फोर्सेस का अलोंग वाई एक्सिस भी। तो हम यहां पर लिखते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेस हैं उनका वेक्टर सम। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है, एक है F1x, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, लिहाजा इसके साथ I। दूसरी फोर्स है F2x, इसके साथ भी I, और इनको हम Fx कह लेते हैं। अब आप इनमें इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। F1x की वैल्यू 0.0216 और F2x की वैल्यू 0.0216, दैट्स मीन 2 इंटू 0.0216, और इसका आंसर क्या आ रहा है 0.0432 along I direction। दिस इज द Fxi। ये वो फोर्स है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, हमने इनको वेक्टोरियली ऐड किया है। सिमिलरली अब हम वेक्टर सम लेते हैं फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस के। अब आप देखिए वाई एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेस हैं, एक है F1y, अगर हम इस एक्सिस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहें, तो F2y जो है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद है। तो हम लिख सकते हैं F1y j प्लस F2y, लेकिन ये किस डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव j की डायरेक्शन में है, और इस फोर्स को हम कह सकते हैं Fy j। अब हम इनमें F1y और F2y की वैल्यूज पुट कर देते हैं। F1y की क्या वैल्यू है 0.028 न्यूटन, 28, और माइनस 0.028 F2y की यही वैल्यू है, और ये इसके साथ j बाहर कॉमन आ गया। तो ये हमारे पास नल वेक्टर आ गया कि y एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है वो कोई भी एक्ट नहीं कर रही। अब हमारे पास x कंपोनेंट फोर्स का आ गया, y कंपोनेंट का आ गया, तो अब हम नेट फोर्स दैट्स मीन रिजल्टेंट फोर्स को मालूम कर लेते हैं, और वो किसके बराबर है, वो फोर्स है Fxi प्लस Fyj। अब हम इनमें Fx और Fy की वैल्यूज पुट कर देते हैं। दिस फोर्स बिकम्स, Fx की क्या वैल्यू है 0.0432i प्लस Fy की क्या वैल्यू है 0j। तो ये यहीं से हमें पता चल रहा है कि 0.0432i के जो नेट फोर्स है वो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है। अब हम ज़रा बुक के आंसर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बुक में जो इस फोर्स का आंसर है वो है 0.056i न्यूटन। मैं यहाँ पर अपनी राय का इजहार करने लगा हूँ कि ये वैल्यू मेरी राय में दुरुस्त नहीं है। ये वैल्यू इस तरह से डिटरमिन हुई है कि यहाँ पर Q2 की वैल्यू नेगेटिव पुट कर दी, जहाँ पर F2 है वहाँ पर सब जगह पर नेगेटिव आ गया। तो उससे क्या होता है कि Fx कंपोनेंट जो है वो वैनिश हो जाता है और Fy कंपोनेंट की ये वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर फोर्सेस y एक्सिस के अलोंग ही एक्ट कर रही हैं तो फिर आंसर के साथ ये I क्यों मौजूद है। साथ हमें ये भी मालूम है कि जो थीटा है टेंजेंट इनवर्स, हमें मालूम है कि फोर्स का y कंपोनेंट ओवर फोर्स के x कंपोनेंट के बराबर आएगा। और अगर बुक के मुताबिक अगर x कंपोनेंट वैनिश हो जाए और सिर्फ y कंपोनेंट की वैल्यू आ जाए तो ये तो पर थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री आ रही है, यानी अलोंग y एक्सिस। तो फिर या तो ये I गलत है बुक में, या फिर ये 0.056 की वैल्यू गलत है। मेरी राय में इसका जो आंसर है वो ये ठीक है। अब जी न्यूमेरिकल 12.3 की तरफ आते हैं। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। एक नेगेटिव चार्ज -8 × 10⁻⁻8 कूलम ओरिजिन पर पड़ा हुआ है
और z एक्सिस के अलॉन्ग 2 मीटर के फासले पर एक पॉइंट पर हमने इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस हमने लिख लिया अलॉन्ग z एक्सिस। चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है उसका क्या फार्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट की, 8 × 9 - 72 × 10⁻9 - 8 ओवर 4। ये सिंप्लीफाई होकर आ रहा है -180 न्यूटन पर कूलम। तो वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, चूंकि ये z एक्सिस के लॉन्ग है लिहाजा हम इसके साथ k यूनिट वेक्टर अटैच कर देते हैं। अब जो चार्ज चूंकि हमने नेगेटिव इसमें पुट किया हुआ है, अब ये नेगेटिव जब k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसकी डायरेक्शन को क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो 180 न्यूटन पर कूलम है और उसकी जो डायरेक्शन है अलॉन्ग नेगेटिव z एक्सिस है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, इस तरफ होगी अलॉन्ग नेगेटिव z एक्सिस। इसको चाहे ऐसे लिख लें चाहे आप ऐसे लिख लें, दोनों का कंसेप्ट सेम ही है। नाउ लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल 12.4। इसकी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि एक जो चार्ज है 5 × 10⁻6 कूलम ये ओरिजिन पर पड़ा हुआ है और इस पॉइंट पर जिसका पोजीशन वेक्टर 4i + 3j गिवन है, इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है इस चार्ज की वजह से। तो उसका फार्मूला आपको मालूम है E = kq ओवर r स्क्वायर। तो हमें r वेक्टर मालूम है जबकि ये क्या है, ये उसकी लेंथ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इस r वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं। वेक्टर r की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगी, 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर और ओवरऑल स्क्वायर रूट, ये क्या आ जाएगा 16 + 9 = 25 √ = 5। ये जो r डिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या आ गई 5। तो अब हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर फॉर्म फार्मूला है के क्यू ओवर आर स्क्वायर, यहाँ पर हम इस यूनिट वेक्टर को वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड भी तो लिख सकते हैं। लिहाजा ये फॉर्म क्या बन जाएगी, के क्यू ओवर आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो यानी ये एक मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू डिटरमिन करके हम सिंपली वेक्टर आर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं 9 × 10⁻9 और साथ ये वेक्टर r जो है ये भी साथ आ रहा है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 45 × 10⁻9 - 6 ओवर 5 क्यूब 125 और ये r वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या आ रहा है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म 45,000 ओवर 125 और अब हम यहाँ पर इस वेक्टर r की वैल्यू पुट कर देते हैं 4i + 3j। तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या आ रहा है 360 × 4i + 3j। जब 360 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 1440i + 1080j और इसके साथ हम यूनिट्स मेंशन कर देते हैं न्यूटन पर कूलम एंड दिस इज आवर आंसर। जी अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल 12.5 की तरफ। दो चार्जेस दिए गए हैं, स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। Q1 जो है ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी मैग्नीट्यूड है -1 × 10⁻6 कूलम और Q2 जो है वो है पॉजिटिव चार्ज और इसकी मैग्नीट्यूड इससे 4 गुना ज़्यादा है, यानी ये है 4 × 10⁻6 कूलम। लिहाजा इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो है 3 मीटर और हमसे कहा गया है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों की वजह से वो पॉइंट, वो लोकेशन लोकेट करें जहां पर इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका जो नेट इफेक्ट है वो ज़ीरो हो। नेट इफेक्ट ज़ीरो तब भी होगा जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपस में बराबर आ जाए। हम इस नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से अवे होती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ होती हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान तो पॉसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर से आ रही है और ये इसमें एंटर हो जाएगी। अगर हम इसकी फील्ड को फर्दर रीड्रॉ करें तो यहाँ पर
इस नेगेटिव चार्ज के इस तरफ ये पॉसिबिलिटी है कि इसका जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, जबकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। लिहाजा जो पॉइंट जहां पर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, वो लाजमी बात है कि इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन की इस तरफ होगा माइनस चार्ज के इस तरफ, Q1 चार्ज की इस तरफ। लिहाजा हम कह देते हैं कि पॉइंट मस्ट लाई आउटसाइड एंड एट द लाइन। इस लाइन के आउटसाइड भी होगा, यानी इन दोनों के दरमियान नहीं होगा, इससे बाहर होगा, और लाजमी बात है कि इस लाइन के ऊपर होगा वो लाइन जो कि इन दोनों चार्जेस को आपस में मिला रही है। लिहाजा हम एक पॉइंट लोकेट कर लेते हैं और इसका डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं नियरेस्ट चार्ज से x। ये नियरेस्ट चार्ज Q1 है, इससे इसका जो डिस्टेंस है वो x है। लिहाजा अब हम Q1 की वजह से भी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, फिर Q2 को भी कैलकुलेट करेंगे, फिर उन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे। तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर लेते हैं E1 विच इज ड्यू टू Q1 विच इज अ नेगेटिव चार्ज। हम जी इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड डिटरमिन कर रहे हैं, लिहाजा E1 वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाएगी, K Q1 ओवर x स्क्वायर। इस चार्ज और इस पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, x स्क्वायर। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। K Q1 की क्या वैल्यू है, माइनस, चूंकि मैग्नीट्यूड है लिहाजा हम इसके साथ माइनस लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 × 10⁻⁻⁶ ओवर x स्क्वायर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ E1। ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। अगर हम इसके साथ नेगेटिव लगा भी देते फिर भी वो मैग्नीट्यूड में ख़त्म हो जानी थी। दिस इज़ इक्वेशन 1। अब हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ड्यू टू Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये चार्ज Q2 है, इसका पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है x+3, 3 मीटर ये और x ये। लिहाजा E2 इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाएगी, K Q2 ओवर x+3 होल स्क्वायर। इसमें सिंपली हमने बस चार्ज की वैल्यू पुट करनी है। K की वैल्यू हम इसलिए पुट नहीं कर रहे क्योंकि K जो है इनको इक्वेट करने से कैंसिल हो जाएगा, -6 ओवर x+3 होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2। इसको हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं। अब जी हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कर देते हैं। पुट इन E1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। इसमें हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा जी, K ओवर x स्क्वायर इंटू 1 × 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू K ओवर x+3 स्क्वायर इंटू 4 × 10⁻⁻⁶। तो K से कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ से कैंसिल हो जाएगा। द रेजिडुअल और रिमेनिंग आंसर इज 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ओवर x+3 होल स्क्वायर। अब इस पॉइंट पर हम दोनों साइड्स पर क्या लेते हैं, रूट ले लेते हैं। बोथ साइड्स पर जब हम रूट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 ओवर x+3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x+3 इज इक्वल टू 2x, ये आ जाएगा, या इस x को उस साइड पर ले जाइए, 3 इज इक्वल टू x माइनस x और x इज इक्वल टू 3। ये हमने x कौन सा लिया था, ये हमने लिया था चार्ज Q1 से। लिहाजा इसका जो डिस्टेंस है वो Q1 से 3 मीटर होगा, जबकि इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम Q2 जो है वो कितना आ जाएगा, 3 + 3 इज इक्वल टू 6 मीटर। ये इसकी लोकेशन है जी। अब हम न्यूमेरिकल 12.6 स्टार्ट करते हैं। इसका डाटा गिवन है कि एक पार्टिकल जिसका मास 1 × 10⁻⁶ kg है और उसका जो चार्ज है वो है 1 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को हमने कूलम में कन्वर्ट कर लिया। वो एक दो अपोजिट प्लेट्स जिनकी जो सेपरेशन है वो 10 सेंटीमीटर है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो है 10 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी पॉजिटिव प्लेट है और अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी नेगेटिव प्लेट है।
ताकि कोलम्बिक फोर्स के तहत ये जो चार पार्टिकल है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाए और अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए। तो हमें ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू डिटरमिन करें, यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा एडजस्ट करें कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर दे। इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो बराबर है फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू और एफ ई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये आ गई इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करती है। अब हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मालूम करना है उस वक़्त जब इलेक्ट्रिक फोर्स इस वेट को बैलेंस कर दे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इन बैलेंस कंडीशन दैट्स मीन व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम्स इक्वल टू इट्स वेट। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, Q इंटू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ई हमने कैलकुलेट करना है, लिहाजा ये फार्मूला बन जाएगा mg ओवर q। ये बात ज़हन में रखें कि इस फार्मूले में आप देखें इस d का तस्करा नहीं है, ये जो d है ये फार्मूले में इस्तेमाल नहीं होगा। अब हम इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। m की वैल्यू कितनी है जी, 1 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम इंटू जीज वैल्यूज नोन टू यू डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम। तो अब ये 1 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻6 से ये कैंसिल हो जाएगा एंड द रिमेनिंग आंसर इज 9.8। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट्स हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ से यूनिट आपको समझ आ रहा होगा न्यूटन पर कूलम, तो दूसरा इसका जो यूनिट है वो इस एक्सप्रेशन से आता है, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से इसका जो यूनिट है वो क्या आ रहा है, वोल्ट पर मीटर। लिहाजा इसका यूनिट या तो न्यूटन पर कूलम होगा या आप इसके साथ वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ 9.8 न्यूटन पर कूलम होगी उस वक़्त ये इसको बैलेंस कर सकेगा जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12.7। स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पार्टिकल जो है वो नेगेटिवली चार्ज, फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 वोल्ट है। कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। हमने एनर्जी एक्वायर्ड कैलकुलेट करनी है और उसका जो आंसर है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना चाहिए। तो जो गिवन डाटा है उसको ज़रा एक्सपेंड कर लेते हैं। 20 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का हमें पता है, लिहाजा उसकी वैल्यू जब इससे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 20 से मल्टीप्लाई होकर 32 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम, ये आ गया टोटल चार्ज। और ये जो चार्ज है ये अल्टीमेटली ये नेगेटिव चार्ज है। अब हमें क्या कहा गया है, एनर्जी एक्वायर्ड। अब हमें यहाँ पर सिचुएशन देख के पहले ये पता चलाना है कि ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी या काइनेटिक एनर्जी होगी। छोटा सा सवाल है लेकिन ये इसमें कंसेप्ट मौजूद है। जब हम इसी लेट्स सपोज एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान एक नेगेटिवली चार्ज को रिलीज़ करेंगे तो वो खुद ब खुद किस तरफ जाएगा। अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो अंडरस्टूड है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो हमें कहा गया है कि एनर्जी एक्वायर्ड वो कौन सी एनर्जी हासिल कर रहा है, तो वो एनर्जी हासिल कर रहा है जनाब काइनेटिक एनर्जी। लिहाजा हम यहाँ पर लिख देते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उसमें कितनी आएगी वो हमने कैलकुलेट करनी है और उसका आंसर जो है हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालना है। अब हम इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर देते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा वी। वैल्यूज पुट कर देते हैं। Q कितना है जी, हमने कैलकुलेट किया हुआ 32 इंटू 10⁻⁻19 एंड पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। तो ये आ गया 32 इंटू 10⁻⁻17 जॉल। ये डायरेक्टली आंसर आ गया है जॉल में और हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमें मालूम जो होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल के। और 1 जॉल किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ गया। लिहाजा जब हम 1 जूल की वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा
32 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 17 मल्टीप्लाइड बाय 1/1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19, और ये एक्सप्रेशन किस में आ जाएगा? अब ये एक्सप्रेशन आ जाएगा अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये सिंप्लीफाई होकर आ रहा है आंसर 32/16 जो है ये क्या आ जाएगा? 20 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 17 प्लस 19, 20 इंटू 10 रेज़ पावर positive 2 electron volts, or we can write 2 into 10 raised power 3 electron volts. This is the acquired kinetic energy, वो kinetic energy acquire करेगा। न्यूमेरिकल 12.8 मिलीकांस आयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट के बारे में है, जिसमें उसने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिटरमिन किया था। तो इसमें कहा गया है कि दो प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो d है, उसकी वैल्यू 5 मिलीमीटर। उन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है 780 वोल्ट। इसमें एक चार्ज को सस्पेंड किया गया। सस्पेंडेड करने से मुराद ये है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को बैलेंस किया गया, और फिर इलेक्ट्रिक फोर्स यानी वोल्टेज को ऑफ करके इसको फॉल करने दिया गया। तो 11.2 सेकंड में उसने 1.5 मिलीमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फासला तय किया। जिस आयल का ये ड्रॉपलेट है उसकी जो डेंसिटी है वो है 900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और एयर की जो विस्कोसिटी है वो है 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5 न्यूटन सेकंड पर क्यूब स्क्वायर मीटर। हमें इसमें डिटरमिन क्या करना है? हमें उस आयल ड्रॉपलेट का मैस डिटरमिन करना है और उसके ऊपर चार्ज की मिकदार डिटरमिन करनी है। अब हम आते हैं जी इसके सोल्यूशन की तरफ। जो मैस है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर होता है। डेंसिटी और जो एक स्फेरिकल आयल ड्रॉपलेट का जो वॉल्यूम है उसमें हम स्फीयर का वॉल्यूम पुट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब हमें डेंसिटी का भी पता है, पाई का भी पता है, लेकिन हमें उस आयल ड्रॉपलेट के साइज़ यानी रेडियस का नहीं पता। तो रेडियस जो है वो इस फार्मूले से डिटरमिन होगा, r = 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी स्क्वायर रूट। अब वी टी क्या है? ये है टर्मिनल वेलोसिटी। जिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आयल ड्रॉपलेट नीचे गिरता जाएगा उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो हमें ये डिस्टेंस दिया गया है, टाइम मालूम है, तो हम इस टर्मिनल वेलोसिटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वी टी = s/t, इसमें वैल्यूज पुट करने से ये आंसर आ रहा है 0.134 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। आप इसको कैलकुलेटर से इजीली चेक कर सकते हैं। अब हम इस वी टी की वैल्यू और इन तमाम वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 2 में वैल्यूज पुट कर दी, तो जो r की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 9 इंटू ईटा की वैल्यू 1.8 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 5 इंटू ये जो अभी हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की 0.134 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3, इस सारे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 रो इंटू जी। 2 रो की क्या वैल्यू है? 900, और जी की वैल्यू हमें मालूम है 9.8। इसको बच्चों जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आर की जो वैल्यू है वो आ रही है 0.011 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 मीटर। इन जैसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए लाजमी बात है आपको कैलकुलेटर का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। लीजिए ये जो रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट आर इन इक्वेशन 1। तो जो मैस ऑफ ड्रॉपलेट है वो क्या आ जाएगा? रो की क्या वैल्यू है इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं 900 इंटू 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस की क्या वैल्यू है 0.011 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 क्यूब। इन सब को जब सिंप्लीफाई किया जाए तो कैलकुलेटर से आप इसको लाजमी सिंप्लीफाई करके प्रैक्टिस कीजिए। यह आ जाएगा 5.14 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 15 किलोग्राम। नहीं जी, हमारा एक जो आंसर है पार्ट ए वो सॉल्व हो गया जी। अब हम चार्ज ऑन द प्लेट क्यू को डिटरमिन करते हैं। हमें मालूम है कि इस सिचुएशन में
जब पार्टिकल को सस्पेंडेड किया गया उस वक़्त उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ़ोर्स और उसका जो वेट है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ़ोर्स हमें मालूम है वो किसके बराबर है, Q इंटू ई इज़ इक्वल टू M इंटू जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें मालूम है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के बराबर है। उसकी जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो हम V/D लिख सकते हैं M इंटू जी। तो यहाँ से हम Q की जो वैल्यू है वो डिटरमिन करके उसमें फार्मूला पुट कर सकते हैं। लिहाजा जो इसका B पार्ट है उसके लिए Q की क्या वैल्यू आ जाएगी, Q इज़ इक्वल टू mg d/v। यहाँ से हमने ये फार्मूला अटेन किया। आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो हम इसमें अब वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। Q इज़ इक्वल टू M की क्या वैल्यू है ये भी हमने डिटरमिन की, 5.14 इंटू 10⁻⁻15 इंटू वैल्यू ऑफ G 9.8 इंटू वैल्यू ऑफ D सेपरेशन 5 मिलीमीटर, ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। द पोटेंशियल इज 780। जब इसको सिंप्लीफाई किया गया तो Q की जो वैल्यू आ रही है वो है जी 0.322 इंटू 10⁻⁻18 कोलम, या हम इसको लिख सकते हैं 3.22 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट बी। इस तरीक़ेकार से मिलीकान्स एक्सपेरिमेंट का ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल 12.9। इसकी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। अ प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5000 न्यूटन पर कॉलम डायरेक्टेड टू राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी ये मैग्नीट्यूड गिवन है, इज़ अलाउड टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्राम ए टू बी। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। एक प्रोटॉन को यहाँ से रिलीज़ किया गया। ज़ाहिर है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो प्रोटॉन जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही जाएगा। तो ये खुद फूद यहाँ पर, तो ये खुद फूद पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएगा। पॉइंट ए पर इसका पोटेंशियल लेट वी ए है और पॉइंट बी पर लेट सपोज इसका पोटेंशियल वी बी है। तो कुछ लॉजिकली जो चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि ये जो पोटेंशियल वी ए है ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। तो जब प्रोटॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़ाहिर है नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, प्रोटॉन चार्ज हमें मालूम होना चाहिए, मैस ऑफ प्रोटॉन गिवन है ये भी हमें पता होना चाहिए, और ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। डी इज़ इक्वल 10 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और हमने ये मुंदरजा झेल 5 चीज़ें डिटरमिन करनी है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, वर्क डन बाय द फील्ड, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और एंड पे हमने डिटरमिन करनी है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। अब हम आते हैं पार्ट ए की तरफ। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशनशिप, जिसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस डेल्टा वी ओवर डी। हमें चाहिए डेल्टा वी इज़ इक्वल टू माइनस ई इंटू डी। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। माइनस ई की वैल्यू 5000 इंटू डिस्टेंस 0.1। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ रहा है -500 वोल्ट्स। दिस इज़ द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। अभी मैं इसकी लॉजिक आपको बता चुका हूँ। ये जो माइनस है ये क्या शो कर रहा है कि जो पोटेंशियल है ए से जाते हुए उसमें डिक्रीज़ आएगा। दैट्स मीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अब हम पार्ट बी की तरफ आते हैं जी। पार्ट बी हमें मालूम है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज आर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इस एक्सप्रेशन को हम आगे यूज़ करेंगे। तो अभी हम सिर्फ इस पार्ट को इस्तेमाल करते हैं। वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है, W इज़ इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम यहाँ पर डेल्टा वी की -500 वैल्यू पुट करेंगे या सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। हमें कहा गया है कि वर्क डन बाय द फील्ड, जो फील्ड है इस चार्ज के ऊपर इस तरफ फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, और जो पार्टिकल है वो भी इस सिमत में मूव कर रहा है। लिहाजा जो वर्क डन है दैट मस्ट बी पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू के लिए यहाँ पर हम लाजमी तौर पर इसकी सिंपली मैग्नीट्यूड फिल करेंगे। जो चार्ज है वो कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
ये आ गया वर्क डन की वैल्यू। अब हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना इजी है। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके बराबर 0.6 इंटू 10 रेज़ पावर -19 जूल के। तो ये 1.67 इंटू 10 पर -19 जूल, इसकी जगह पर हम 1 इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं। तो वर्क डन आ गया जी 500 यही, और इसकी जगह पर क्या आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आंसर क्या बन गया 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द वर्क डन एंड वर्क डन इज पॉजिटिव। इसकी लॉजिक भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम आते हैं जी इसके पार्ट सी की तरफ। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जाहिर है जो पार्टिकल है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो नेगेटिव वर्क डन के बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, और ये नेगेटिव वर्क डन की हमें वैल्यू मालूम है, लिहाजा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम आते हैं जी इसके पार्ट डी की तरफ। डी पार्ट क्या है कि हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हुए जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है उतना ही काइनेटिक एनर्जी का गेन हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आ जाएगा नेगेटिव ऑफ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स मीन दिस विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो काइनेटिक एनर्जी में इतना इजाफा हुआ है। अब हम आते हैं जी इसके पार्ट ई की तरफ कि हमने इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम चूँकि काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हम जी प्रोटॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी का जो फेमस एक्सप्रेशन है उसको हम लिख लेते हैं 12mv²। लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमें जूल में पुट करनी है, इस बात को आपने याद रखना है। तो अब हम यहाँ से वेलोसिटी को सेपरेट कर लेते हैं। v² इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ओवर m। यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि चूँकि तमाम वेरिएबल्स को जो यूनिट हैं वो SI यूनिट्स हैं, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी का भी हमें SI यूनिट ही चाहिए। दैट्स मीन हम 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे, जो कि किस तरह से आएगा कि 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 500 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर -19 जूल। तो हम इसमें इसकी ये वैल्यू पुट करेंगे। तो v की वैल्यू क्या आ गई, इस दोनों तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 इंटू 500 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर -19, ये जूल में कन्वर्ट कर दिया। और जो मैथ्स की वैल्यू है वो क्या जी 1.67 इंटू 10 रेज़ पावर -27। तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा 2 इंटू 500, ये 1000 बन जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर -16, ये 1000 इसमें हमने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10 रेज़ पावर -27। 1.6 को 1.67 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ रहा है 0.958 इंटू 10 रेज़ पावर -16, ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा +27। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 0.958 इंटू 10 रेज़ पावर 11, और इसका जब स्क्वायर रूट सॉल्व किया गया तो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है 3.09 इंटू 10 रेज़ पावर 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ पार्ट ई। जी अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 12.10। सिंपल सा न्यूमेरिकल है लेकिन इसमें भी बड़ा कंसेप्ट छुपा हुआ है। यूजिंग ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेफरेंस पॉइंट जहाँ पर जो पोटेंशियल है वो आपने लेना है ज़ीरो।
हम इसको कह लेते हैं दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल। डिटरमन द अमाउंट बाय विच अ पॉइंट चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁸ कोलम, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज लिख दी 4 × 10⁻⁸ कोलम, alters the electric potential at a point 1.2 meter away when charge is positive and part B है when charge is negative। यानी इन्फिनिटी से अगर हम इस पॉइंट तक आएँ जो कि 1.2 मीटर दूर है उस चार्ज से, तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आने तक पोटेंशियल में कितनी आल्ट्रेशन आएगी। तो इसको अगर हम इनिशियल पोटेंशियल कह रहे हैं 0 और ये है इसका फाइनल पोटेंशियल। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के लिए भी जो इनिशियल पोटेंशियल है 0 और जो फाइनल पोटेंशियल है वो बराबर है V नेगेटिव का। तो हमने क्या मालूम करना है, आल्ट्रेशन, डेट्स मीन डेल्टा V, और डेल्टा V हमेशा क्या होती है, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। और जो चेंज इन पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, जो चेंज होती है वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल के बराबर होती है। दैट्स मीन फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो जो फाइनल पोटेंशियल है वो होता है V पॉजिटिव और जो इनिशियल पोटेंशियल है वो है 0। तो जो पोटेंशियल का फार्मूला है वो है Q/R माइनस 0। दैट्स मीन K की वैल्यू क्या है 9 × 10⁻⁻9। K की वैल्यू क्या है 9 × 10⁻9 इंटू चार्ज की क्या वैल्यू है 4 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज़ 1.2। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आ रहा है 36 × 10⁻9 और 1.2। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 30 × 10, दैट्स मीन 300 वोल्ट्स। तो ये जो अल्ट्रेशन इन पोटेंशियल है जो के बराबर है पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ये आ रहा है 300 वोल्ट्स के बराबर। अब सिमिलरली हम इसके लिए जो पार्ट बी है इसके लिए भी यही होगा, अमाउंट ऑफ पोटेंशियल अल्टर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज, ये क्या आएगा डेल्टा V इज इक्वल टू सेम फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। इसमें जो फाइनल पोटेंशियल है वो है नेगेटिव, दैट्स मीन V नेगेटिव, और जो इनिशियल पोटेंशियल है वो है 0। अब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव और रिपल्सिव होता है, और नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव और अट्रैक्टिव होता है। दैट्स मीन अगर हम टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा और ये जो है उसको रिपेल करेगा। तो अब हम इनमें की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है वो क्या आएगा Q/R। इसके लिए हम चार्ज की नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, दैट्स मीन 9 × 10⁻⁻⁻4 × 10⁻⁻8/1.2। तो सेम वही वैल्यूज़ हैं। तो इसका भी जो आंसर है डेल्टा V का वो आ जाएगा V नेगेटिव इज इक्वल टू -300 वोल्ट्स। अब जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है, 0 से नेगेटिव वैल्यू की तरफ आ रहा है। यानी अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को अगर इन्फिनिटी से यहाँ पर लेकर आ रहे हैं तो हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं। और इस केस में जब अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को अगर इन्फिनिटी पॉइंट से यहाँ पर लेकर आ रहे हैं तो हम लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं, इसलिए इसके साथ पॉजिटिव और इसके साथ नेगेटिव वैल्यू आती है। अब हम सॉल्व करते हैं जी न्यूमेरिकल 12.11। इसकी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है हाइड्रोजन एटम के बारे में, उसके मुताबिक ए प्रोटॉन उसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से गर्दिश कर रहा है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है और उसका जो रेडियस है वो है 5.29 × 10⁻11 मीटर, और उसकी जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वो है 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम ही होंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो हमें मालूम भी होना चाहिए और ये गिवन भी है 9.1 × 10⁻31 kg। अब इसमें हमने डिटरमिन क्या करना है, हमने इस प्रोटॉन की वजह से इस लोकेशन पर इसकी वजह से जो पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट करना है। दैट्स मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन, इसलिए मैंने इसके साथ V पॉजिटिव लिख दिया हुआ है क्योंकि चार्ज दोनों का बराबर है। इसका भी इसकी पोटेंशियल हो सकता है, तो हमने प्रोटॉन का पोटेंशियल लेना है। टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में
आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने कैलकुलेट करनी है। तो पार्ट ए की तरफ बढ़ते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू प्रोटॉन एट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, इस पोजीशन पर इसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो सिंपली चार्ज की जगह पर आप प्रोटॉन का चार्ज पुट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज। ये डिस्टेंस इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2.722 इंटू 10⁻⁻1 और ये बन जाएगा 27.22 वोल्ट। ये सिंपल। अब हम आते हैं जी इसकी टोटल एनर्जी की तरफ। टोटल एनर्जी जो एटम की होगी वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम इसमें इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। हाफ mv²। यहाँ पर ये बात ज़हन में रखनी ज़रूरी है कि जो चार्ज है अब हम इलेक्ट्रॉन का यूज़ कर रहे हैं, लिहाजा ये चार्ज जो है वो होगा नेगेटिव। और ये क्या है, पोटेंशियल जो अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। अब हम तमाम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हाफ मैस कितने जी इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। और अब ये माइनस बाहर आ गया। अब हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वोल्टेज, ये जो अभी हमने डिटरमिन किया 27.22। इसको जब सिंप्लीफाई करें तो इस पहली काइनेटिक एनर्जी टर्म का जो आंसर है वो आ रहा है 21.7 इंटू 10⁻⁻19 और ये पोटेंशियल एनर्जी टर्म का आंसर आ रहा है 43.55 इंटू 10⁻⁻19। इनको जब आपस में सॉल्व किया जाएगा -21.9 इंटू 10⁻⁻19 जॉल, ये टोटल एनर्जी का आंसर आ रहा है जॉल। और हमने क्या करना है, हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। और हमें मालूम है कि जो 1 जॉल है वो है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो टोटल एनर्जी जो आ जाएगी वो है -21.9 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, -13.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम आते हैं जी इसके पार्ट सी की तरफ। हमने कैलकुलेट करनी है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या मुराद है कि किसी इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली वो एनर्जी कि वो अपनी ग्राउंड स्टेट से उठकर इन्फिनिट स्टेट पर चला जाए, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फाइनल जो स्टेट है वो कौन सी हुई, इन्फिनिट स्टेट। और ये क्या है, ग्राउंड स्टेट। तो ये आ जाएगा ई इन्फिनिट माइनस ई ग्राउंड। तो इन्फिनिटी पर जो एनर्जी है वो कितनी है, वो है 0। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 0 माइनस, और अभी हमने इसकी टोटल एनर्जी जो ग्राउंड स्टेट पर है उसको कैलकुलेट किया, ये आ गई -13.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 13.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। जी अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल 12.12 और 12.13 की तरफ। ये जो दोनों न्यूमेरिकल्स हैं कैपेसिटर के कंसेप्ट से रेलेवेंट हैं। तो पहले हम 12.12 को सॉल्व कर लेते हैं। इसके आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं कि ये एक कैमरे के फ्लैश के बारे में तस्करा है कि उसके अंदर जो कैपेसिटर यूज़ हो रहा है उसकी जो कैपेसिटेंस है वो है 750 माइक्रोफेरड। उसको हमने फेरड में कन्वर्ट कर लिया और उसकी प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है वो है 330 वोल्ट। तो हमने डिटरमिन क्या करना है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सिंपल सा उसका फार्मूला है E इज इक्वल टू हाफ CV²। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें, 330 का स्केयर लेकर 750 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्वांटिटी आ गई। इसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया तो अशारिया जो है वो 6 दर्जे मूव करके इधर आ गया, तो ये आ गया 40.84 जॉल इसका आंसर। इतने छोटे से जो न्यूमेरिकल हैं वो एज आ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब न्यूमेरिकल 12.13 को डिस्कस करते हैं। इसमें है कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁻8 फेरड इसकी कैपेसिटेंस है। इन चार्जिंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन प्लेट एंड प्लेस्ड ऑन द अदर प्लेट। होता यह है कि कैपेसिटर की जिस प्लेट के साथ हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच किया होता है तो पॉजिटिव बैटरी वहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके इस तरफ दूसरी प्लेट पर अकोमुलेट करती चली जाती है।
तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से रिमूव होते हैं उतने ही कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पर इकट्ठे होते चले जाते हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स की वो तादाद मालूम करनी है कि जो इधर गैदर हो तो उन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 450 वोल्ट डेवलप हो जाए। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का हमें पता है, तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो कैलकुलेट करने हैं। हमें मालूम है जी टोटल चार्ज अकोमोडेटेड आर रिमूव्ड, इधर अकोमोडेटेड होगा और इधर से जो चार्ज है वो रिमूव होगा। ये जनरल फार्मूला है Q इज इक्वल टू N इंटू ई। तो हमने चार्जेस की तादाद मालूम करनी है, N को कैलकुलेट करना है, तो N क्या आ जाएगा Q ओवर E। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें पहले चार्ज को कैलकुलेट करना है। चार्ज अब हमें डायरेक्टली नहीं दिया गया बल्कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और जो वोल्टेज हैं वो दिए गए हैं, और हमें मालूम है वी नो दैट कि Q इज इक्वल टू CV फॉर कैपेसिटर। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, चाहे आप इसको कैलकुलेट करके वैल्यू पुट कर दें, दोनों तरह से कर सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा CV ओवर E, इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें। C की वैल्यू 2.5 इंटू 10 रेज़ पावर -8 इंटू वोल्टेज की वैल्यू है 450 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन के चार्ज से हम उसको डिवाइड कर देते हैं 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर -19। इसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये ऊपर वाली जो टर्म है ये आ रही है 1125 इंटू 10 रेज़ पावर -8 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर -19। इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये आंसर आ रहा है 703.12 इंटू 10 रेज़ पावर 11 आर। अगर इशारे को इधर मूव कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 7.03 इंटू 10 रेज़ पावर 13। इतनी तादाद में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इतना पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करने के लिए इस प्लेट से दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र होते हैं। अगर आप इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये तकरीबन 70 खरब के लगभग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बनती है। 70 खरब इलेक्ट्रॉन्स जब इस प्लेट से इधर ट्रांसफ़र होंगे तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इट्स जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आपने ये तमाम न्यूमेरिकल्स ध्यान से कर लिए हैं तो अब आपके अंदर एबिलिटी पैदा हो गई है कि आप एग्जाम्पल्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी है, आपको इन तमाम कंसेप्ट्स की समझ आई है, लिहाजा इसको अपने दोस्तों में, अपने फेलोज़ में, अपने रिलेटिव्स में, अपने कॉन्टैक्ट्स में, अपने सोशल मीडिया में इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।